अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सुफियान और आप देख रहे हैं चैनल एमर्स। आप लोग जानते हैं कि सर उसामा और मैंने मिलके एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसमें हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट की पूरी बुक। मैं फ़िज़िक्स आपको पढ़ाऊंगा और वो सर उसामा जो है वो आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, जिनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उन्हें ज़रूर विज़िट करें, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग मेरे ख्याल से एक दफ़ा पूरी की पूरी बुक पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें मैं डिटेल में समझाऊँ और जो बाकी आपके पास चीज़ें हैं वो समराइज़ करके जल्दी से आपकी बुक ख़त्म करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके पास है जी। तो सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन आती है वो आपके पास आती है साइंस की, ठीक है। आपको पेज नंबर 2 या 3 पे मिलेगी साइंस की डेफिनेशन। तो सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं। तो कहता है द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नॉन एज साइंस। होप सो सबकी मार्क होगी। अगर आपकी नई मार्क तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं ताकि मैं अगली दफ़ा आपको निशान भी मार्क करवा दूँ, सही है। अच्छा, तो द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नॉन एज साइंस। अच्छा, ये पहला जो चैप्टर है ये आपके पास इसमें से जो 3 शॉर्ट एक्सपेक्टेड हैं इस दफ़ा बोर्ड में और 2 MCQs एक्सपेक्टेड हैं। तो आपके पास ऑलमोस्ट 8 to 9 आपके नंबर इधर से आप गेन कर सकते हो अगर आप आउट ऑफ 60। होप सो सबको पता होगा कि कितने नंबर का पेपर है और सारी डिटेल। तो मैं ये जो चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो मैं इस चैप्टर को एक ही बेसिकली पूरे के पूरे शॉर्ट में समराइज़ करने की कोशिश करूँगा, सही है। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जितना समराइज़ हो सके उसे उतना समराइज़ करके आगे की तरफ चलें, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नॉन एज साइंस, कि वो नॉलेज जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हो वो क्या आता है आपके पास, साइंस। समझ आ गई, क्लियर है जी। आगे आपके पास आती है बेसिकली आपके पास ना आगे आते हैं नेचुरल फ़िलोसफी की डेफिनेशन। नेचुरल फ़िलोसफी बेसिकली क्या है? नेचुरल फ़िलोसफी है जिसमें होता क्या है कि आप वेरियस सब्जेक्ट को, यानी कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हो, उससे हम कहते हैं नेचुरल फ़िलोसफी। होता क्या था, पहले जो साइंटिस्ट थे उन्हें साइंसदान नहीं कहा जाता था, उन्हें फ़िलोसफर्स कहा जाता, क्योंकि वो पढ़ते थे नेचुरल फ़िलोसफी। वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते थे जिसकी वजह से उन्हें फ़िलोसफर कहा जाता था। और वो जो सब्जेक्ट स्टडी करते थे उसे हम कहते थे नेचुरल फ़िलोसफी। होप सो समझ आया होगा। तो वेरियस सब्जेक्ट्स स्टडी अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आप स्टडी करना आपके पास क्या कहलाता है, नेचुरल फ़िलोसफी, ठीक है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके पास नॉलेज क्या होता गया इंक्रीज़, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नॉलेज क्या होता गया, इंक्रीज। तो फिर साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि वो क्या करें, इस नॉलेज को बेहतर तौर पर अरेंज करें। इसी तरह मिसाल मैं देता हूँ कि आपके पास सपोज आप लाइब्रेरी में जाते हो, ठीक है। लाइब्रेरी में क्या होता है, आपके पास हर एक बुक जो है वो एक प्रॉपर वे में अरेंज होती है। आप सिंपल जाते हो और स्पेसिफिक कैबिन में जाके आप सिंपल बुक उठा के और उसे रीड करना शुरू कर देते हो। निस्बतन अगर ऐसा हो कि आपके पास एक कमरा है जहाँ पे लॉट ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सी बुक्स हैं, आप वहाँ पे जाओ सिंपल, ठीक है। आप अगर अपनी इंटरेस्ट की बुक वहाँ से सर्च आउट करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे जल्दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी बुकें बिखरी हुई हैं। तो साइंटिस्ट को भी ज़रूरत पड़ी कि ताकि वो नॉलेज को क्या कर सके, अरेंज कर सके, ताकि अगर उनके फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ी किसी भी बात की तो वो क्या कर सके, उन्हें असेस कर सके। तो उन्होंने क्या किया, साइंस को 18th सेंचुरी में 2 और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, फिजिकल साइंस ऐसी साइंस है जिसमें आप स्टडी करते हो किसको, नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है। जिसमें आप स्टडी करते हो नॉन लिविंग थिंग को आपके पास फिजिकल साइंस, और जिसमें आप स्टडी करोगे किसको, लिविंग थिंग्स को, वो आपके पास कौन सी साइंस होगी, बायोलॉजिकल साइंस। होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे आपके पास चलते हैं तो आपके पास आगे डेफिनेशन आती है फिजिक्स की। अच्छा, उससे पहले होता क्या, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि आप नॉलेज को करो, अरेंज करो। तो फिर साइंस को आगे से 5 और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी, सही है।
ये आपके पास 5 फील्ड्स थी जिसमें आपके पास और साइंस को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट, या आप सब्जेक्ट्स भी कह सकते हो जिसमें आपके पास साइंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसमें से हमने आज एक डिस्कस करनी है, वो आपके पास क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स आपके पास क्या है, बेसिकली मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसको आप स्टडी करते हो फिजिक्स में। सही है। आपके पास एक इक्वेशन है, बड़ी ही मशहूर इक्वेशन आपके पास फिजिक्स के लिहाज से, वो क्या है जी, आपके पास आइंस्टाइन मैथ्स इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। अच्छा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है, ये पूरी की पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकती है ऐसी इक्वेशन। इसमें ई आपके पास E फॉर एनर्जी, M फॉर मैस। तो आपने वैसे भी केमिस्ट्री में डेफिनेशन पढ़ रखी है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मैस इज नोन एज मैटर। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास हर वो चीज़ जो कि मैस भी रखती हो और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, वेट भी हो, तो आपके पास क्या है, मैटर है। सही है। तो मैटर यानी कि मैस, बात एक ही है। तो आपके पास एनर्जी और मैटर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको आप स्टडी करते हो फिजिक्स में। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आप एक प्ले ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हो। सही है। अब आपके अंदर क्या है, एनर्जी। आप सिंपल गए, आपने उसको क्या किया, फुटबॉल को किक किया। जब आप किक कर रहे हो फुटबॉल को, तो आपके पास एनर्जी जो है, आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, उस मैटर को, जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहा है। तो यही तो आप स्टडी कर रहे हो फिजिक्स के अंदर कि फुटबॉल क्यों मूव करता है, आप किस वजह से उस फुटबॉल को किक कर पाए हो, ये सारा का सारा आप स्टडी करते हो किसमें, फिजिक्स में। केमिस्ट्री आप सरुसामा से पढ़ोगे इंशाल्लाह, एस्ट्रोनॉमी, और अगर आपको फ्यूचर में मौका मिला तो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में शायद आप लोगों को पता हो, तो उसमें आप इस चीज़ को स्टडी करते हो। ये अगर आप इनके बारे में, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी इस जो है टॉपिक को वाइंड अप करूँगा, तो मैं आगे चलता हूँ। जो मेन था वो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, फिज़िक्स की भी आगे से ब्रांचेज़ हैं। ब्रांचेज़ का मतलब क्या है कि इनको भी आगे से फिज़िक्स को भी और पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वो आपके पास कौन कौन से हैं, वो आपके पास है जी, मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट ऑप्टिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में बेसिकली आप स्टडी करते हो किसको, इसमें आप स्टडी करते हो मोशन को, कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो किस वजह से मूव कर रही है, उसके मोशन को स्टडी करते हो, उसके कॉजेज को स्टडी करते हो, उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हो। 3 चीजें, मोशन, मोशन के कॉजेज और मोशन के इफेक्ट्स, कि क्यों एक बॉडी मूव कर पा रही है, उसकी वजह क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, अगर वो मूव कर रही है तो उसके क्या असरात हो रहे हैं, उनको आप इसमें क्या करते हो, स्टडी करते हो। उसके बाद आती है आपके पास हीट। इसमें आप क्या करते हो, हीट किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड नेचर ऑफ हीट, के आपके पास कौन सी नेचर होती है हीट की, आपके पास ये डिटेल में आप इसमें स्टडी करते हो। उसके बाद आता है जी आपके पास साउंड। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन एंड कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है, कि किस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल अगर आपको दूं, कि एक आपने सुना होगा कि मिसाल के तौर पर, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरी आवाज़, और आप अगर किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, तो उनकी आवाज़ में अगर आपने फ़र्क करना हो, कोई आपके पास बैठा मोबाइल पे हमारी वीडियो देख रहा है सपोज, तो आप फ़ौरन से पहचान जाओगे ये कौन है, सर सुफियान। ठीक है। किस तरह पता चला, आपने पहचान लिया मेरी आवाज़ की प्रॉपर्टी से, मेरी आवाज़ की खसूसियात से। सही है ना, बात क्लियर होगी। तो इसमें इस तरह आप स्टडी करते हो। उसके बाद लाइट ऑप्टिक, लाइट किस तरह ट्रैवल करती है, किस तरह उसमें आपके पास मुख्तलिफ उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी प्रोडक्शन को, किस तरह लाइट प्रोड्यूस होती है, ये सारी की सारी। सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप एक आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देख पा रहे हो, तो वो क्यों देख पा रहे हो, ठीक है, किस वजह से लाइट का क्या फिनोमिना है, उस सब को आप स्टडी करते हो किसमें, लाइट एंड ऑप्टिक्स में। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें आप स्टडी करते हो चार्जेस एट रेस्ट और मोशन।
कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो फिर क्या होगा, अगर चार्ज मोशन में है तो फिर क्या होगा, और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में रिलेशन। एक इसकी सिंपल सी एक आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल है, आपने बचपन में ज़रूर एक खिलौना एक आधा तोड़ा होगा, सारी सी बात है तोड़ा होगा। अच्छा, तो उसमें से आपको एक मोटर मिलती है, ठीक है, उस मोटर के अंदर आपके पास क्या होता था, उस मोटर के अंदर आपको वायर भी मिलती थी और उसके साथ साथ एक मैग्नेट, हम यूजुअली तोड़ते थे मैग्नेट हासिल करने के लिए, सही है ना। तो उसमें अब वायर है तो यानी कि उसको हम सेल के ज़रिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अंदर क्या लगा हुआ है, मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, यानी कि इनके रिलेशन की वजह से मोटर क्या कर पा रही है, मूव कर पा रही है। किस तरह मूव कर पा रही है, सारा का सारा आप स्टडी करते हो किसमें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स, इसमें आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप इसमें स्टडी करते हो कि एटम के स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है उसमें, क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, ये सारा का सारा आप डिटेल में जो है स्टडी करते हो किसमें, एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें आप स्टडी करते हो कि आपके पास न्यूक्लियस, एटम का पता है ना आपको, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको आप स्टडी करते हो किसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स में, सही है। तो उसके बाद आपके पास आता है प्लाज्मा फिजिक्स। आपने 3 स्टेट्स तो पढ़ रखी हैं, कितनी स्टेट्स, 3 स्टेट्स मैटर की, ठीक है। आपके पास 3 स्टेट आपने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये चौथी स्टेट है जी, ठीक है, ये चौथी स्टेट है। और आयोनिक स्टेट है, कौन सी, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। 4 स्टेट है आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, इसमें आप स्टडी करते हो। और इसका थोड़ा सा पोर्शन आपने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 7 में, सही है, क्योंकि मैं अब रिवीजन करवा रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में। उसके बाद स्टडी करें तो आगे लास्ट पे आपकी आती है जियो फिजिक्स, जिसमें आप जियो मीन आपके पास बेसिकली अर्थ, तो इसमें आप स्टडी करते हो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है, लेयर्स होती हैं अर्थ के अंदर भी, ठीक है, मुख्तलिफ लेयर, जो सेंटर में चले जाओ तो आपके पास आता है जिसे आप कहते हो लावा, ठीक है, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेयर्स आपके पास होती हैं अर्थ की, जिसमें आप जियो फिजिक्स में आप जिसको स्टडी करते हो। आगे आपके पास आती है फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, जितनी भी दुनिया में क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें आप यूजुअली देखते हो लेंथ, मास, टाइम को मेजर करते हो, कहते हो ना कि इतने बज के इतने मिनट हो गए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी जो टाइम है ऑलमोस्ट हो गए 12:15, ठीक है, 12:15 हो गए, तो आप 12:15 क्या कहते हो कि 12:15 हो गए, ये मिनट जो है, ठीक है, आपके पास बेसिकली जो आप मिनट मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो टाइम मेजर किया जा सकता है, इससे हमें पता चलता है, ठीक है। इसी तरह आप बाज़ार में कोई मिसाल के तौर पर यूजुअली मैं एग्जांपल देता हूँ, चीनी लेने जाते हो, ठीक है, तो चीनी लेने जा रहे हो तो उसमें उसको मेजर करते हो किसमें, किलोग्राम में, और मुख्तलिफ आप कपड़ा लेने जाते हो मीटर्स में आप लेके आते हो, ठीक है। इस तरह हर एक चीज़ को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट भी होता है, ठीक है, वो सिर्फ फ़िलहाल बाद में। तो जितनी भी दुनिया में क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। इनमें आपकी बुक में 2 हैं, जिसमें से आपके पास एक है बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। बेस का मतलब होता है बुनियाद, वो क्वांटिटी जिसकी बुनियाद पर बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाती है, बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटी ऑन द बेसिस, जिसकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज, बाकी क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो आपके पास कहलाती है बेस क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी आर द क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी जिसको बयान किया जाए इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी के तौर पर, ठीक है, यानी कि इन से मिल के आपके पास क्या बनती हैं जी, बेस क्वांटिटीज से मिलके आपके पास बनती है ड्राइव क्वांटिटीज, सही है, बात क्लियर होगी। अच्छा, इनमें आपके पास आ जाती है फोर्स और स्पीड। अच्छा, बेस क्वांटिटीज थी आपके पास लेंथ, मास, टाइम, सही है। अब इनके आगे से यूनिट भी हैं, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, वो मैंने फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखा, आप लोग देख लीजिएगा। उससे पहले आता है एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट आपके पास क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। हुआ क्या, 1960 में पेरिस में एक आपके पास कॉन्फ्रेंस रखी गई, ठीक है, मेजरमेंट और वेट पे, कि
जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी मेजरमेंट के सिस्टम में, ठीक है, कि दुनिया में हर एक जगह पे लोग अपने तरीके से क्या नाम है मेजरमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। तो जो तिजारत करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनको फिर डिफ़िकल्टीज़ आती थी कि किस तरह किस समझने पैमाने पे कि वो किस तरह अपने नाप तोल को कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए उन्हें साइंटिस्ट ने 1960 में एक कॉन्फ्रेंस रखी, ठीक है, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद सपोज टाइम है तो वो सेकंड में मेजर किया जाएगा, लेंथ है तो मीटर में मेजर की जाएगी। सही है ना, बात क्लियर हो रही है। तो उन्होंने स्टैंडर्ड रख दिए थे, उन स्टैंडर्ड्स को आपने कहा, उन स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल करते थे उन्होंने उसको कहा SI यूनिट। तो एक्सरसाइज का एक सवाल भी यहाँ पे कवर होता है, व्हाट रोल प्ले बाय SI यूनिट इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि SI यूनिट ने क्या रोल अदा किया डेवलपमेंट ऑफ साइंस में, ठीक है। वो आप एक्सरसाइज में जाएं, वो चेक करें सवाल और उससे करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक बेस क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और हॉट फेवरेट समझ लें कि तकरीबन हर साल ही आपके पास आई होती है। उसके बाद आपके पास एटॉमिक फिजिक्स आई होती है, प्लाज्मा फिजिक्स, ये इंपॉर्टेंट, मैकेनिक्स, ठीक है। फिजिक्स की भी डेफिनेशन आ चुकी है आपके पास बोर्ड में, ये जितनी भी आपके पास मैंने लिखा हुआ है वाइट बोर्ड में वो आपके पास आ सकता है। इसी तरह आपके पास जो आपने फिजिक्स की डेफिनेशन याद की होगी उसी के नीचे एक पैराग्राफ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कार वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड ए रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्म मीन हीट, ठीक है। तो डायनामिक्स यानी कि आपके पास इसमें आप सिंपल सा भी आपको जो आइडिया दे दूं कि इसमें आप स्टडी करोगे टेम्परेचर के रिलेटेड, ठीक है। तो टेम्परेचर के रिलेटेड वर्क कर रही है यानी कि फ्रिज में आप क्या करते हो कि चीज़ों को ठंडा वगैरह करते हो, तो रेफ्रिजरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, थर्मोडायनामिक्स पे, और कार किस पे, आपके मैकेनिक्स पे। ये आपने सवाल एक कर लेना। और इससे अगले पेज पे आप अगर आओगे तो मेरे ख्याल से गालिबन 3 पेज नंबर 3 मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स भी लिखा है। तो बोर्ड में एक सवाल आ चुका है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स की क्या अहमियत है। तो भी आप एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक चीज़ आपके पास, इवन बर्ड्स उड़ पा रहे हैं, आपके पास उड़ पा रहे हैं, तो ठीक है, तो वो क्यों उड़ पा रहे हैं, सॉरी उड़ क्यों पा रहे हैं, लाहौरी है ना, तो बस फिर रे तो हमारा ख़राब ही रहेगा हमेशा। अच्छा, वापस आते हैं। तो आपके पास SI यूनिट्स पे थे, तो आपके पास 2 यूनिट आएंगे, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, ठीक है। बेस यूनिट एक MCQ एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी बेस यूनिट्स आर, कि कितने बेस यूनिट है। आपके पास 7 बेस यूनिट होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपके पास उसके बाद करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, और टेम्परेचर, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 आपके पास बेस क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, इसके साथ साथ आपका और बाकी सबके भी आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, उसके बाद करंट का एम्पेयर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने यूनिट्स भी याद रखने हैं। आगे चलते हैं। तो आगे आपके पास आता है जी प्रीफिक्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रीफिक्स आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि SI यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके डेली लाइफ की एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हो मेरे मोबाइल में इतने GB डाटा है, या मेरे मोबाइल में इतने MBs हैं, ठीक है। तो आप डेली लाइफ में ये इस्तेमाल कर रहे होते हो, कौन सा वर्ड, MB। अच्छा, M मीन मेगा और B मीन बाइट। बेसिकली ये जो बाइट है ये यूनिट होता है मेमोरी को, कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसको मेजर करने के लिए आप बाइट यूनिट इस्तेमाल करते हो। और उससे पहले आपने क्या लगा दिया, मेगा। मेगा की आपके पास प्रीफिक्स, बात क्लियर होगी ना। तो SI यूनिट से पहले आपने एक लेटर लगा दिया या वर्ड लगा दिया जिससे हम क्या कहते हैं जी, प्रीफिक्स। सही है, बात क्लियर होगी। अच्छा, मुख्तलिफ है आपके पास, सेंटी, किलो और मिली, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से मैंने ये सबसे पहले लिखे हैं। मिली आपके पास 10⁻³ सेंटी 10⁻², और इसी तरह आपके पास किलो 10⁻³ और मेगा आपके पास 10⁻⁴
6। सही है। तो आप लोग ये पूरा का पूरा कोशिश करें, टेबल याद कर लें अगर होता है, नहीं तो आप मेगा, गीगा, ठीक है, उसके अलावा किलो, ठीक है, मिली, सेंटी और पिको और नैनो, ठीक है, अगर मैं स्किप और कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपके पास 7 आपके पास प्रीफिक्स, ये आपके पास आपको तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, बाकी भी आप लोगों को याद होने चाहिए, कहीं पे भी काम आ सकते हैं। आगे आता है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। तो इन साइंटिफिक नोटेशन, सबसे पहले इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। अच्छा, तो मैं ये इस पोर्शन को थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये बात समझाता हूँ। वो कहता है कि एक साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर होता है आपके पास, नंबर 300, ये सपोज एक नंबर है आपके पास, नंबर है ना, आपके पास कितना है 30,000। अब 30,000 को आप क्या करते हो, 10 की कुछ पावर में, 10 की कुछ पावर में एक्सप्रेस कर देते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब ये जो नंबर है बिटवीन होना चाहिए 1 और 10 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 की कुछ ना कुछ पावर के साथ। अच्छा, वो पावर किस तरह आएगी वही देखते हैं अब, ठीक है। अब बात गौर से सुनिए। सबसे पहले एक बात, पॉइंट में जो भी वैल्यू आती है, मैंने क्या कहा, पॉइंट में, जाग रहे हो सारे, जाग रहे हैं ना? अच्छा, तो आपके पास पॉइंट में जो भी वैल्यू आती है, पॉइंट में जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी। तो आपके पास ये पॉइंट में एक वैल्यू नजर आ रही होगी 0.013, 0.013। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होना चाहिए कि आपके पास एक नंबर होना चाहिए जो बिटवीन होना चाहिए 1 और 10, पहली कंडीशन। ले जी, आपके पास बिटवीन 1 एंड 10 एक नंबर होना चाहिए, तो मैंने इसे मूव किया 1, 2 एंड 3। अच्छा सर, आप यहाँ पे जाके क्यों नहीं रुके, आपने यहाँ पे जाके ही ब्रेक क्यों लगाई, 1 से आगे क्यों ब्रेक लगाई? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रुक जाता तो ये बन जाता मेरे पास 0.013, तो वो था आपके पास 0 आ रहा है, 0 तो 1 से छोटा, हमने लाना है नंबर बिटवीन 1 एंड 10। समझ आ रही है ना, बात क्लियर हो रही है? हमने लाना है नंबर बिटवीन 1 एंड 10। फिर मैंने आगे की तरफ मूव किया, फिर आगे मेरे पास फिर से एक नंबर क्या आ गया 0.1, वो भी अभी क्या है, छोटा। बात क्लियर हो रही है? वो भी क्या, अभी छोटा। फिर मैंने आगे की तरफ एक पॉइंट मूव किया तो मेरे पास क्या आ गया 1.3। अब मेरे पास नंबर आ गया 1, नंबर क्या आ गया 1, बिटवीन 1 एंड 10। यस सर, बिटवीन 1 एंड 10 है, बात क्लियर होगी। आ गया मेरे पास नंबर एक बिटवीन 1 एंड 10, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना 10 की कुछ पावर के साथ। अच्छा, पावर किस तरह लगाएंगे? अच्छा, छोटी वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू क्या होती है, छोटी। अच्छा, पॉइंट वाली वैल्यू सर छोटी होती है, ठीक है, तो पॉइंट को मूव करो 1, 2, 3, कितने पॉइंट मूव किए, 3। सबसे पहले हमने लिख लिया क्या यहाँ पे 10 की पावर 3। अब इसके साथ आपने लगा देना है नेगेटिव साइन। सर ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया? क्योंकि वैल्यू क्या थी, छोटी, तो हमने लगा दिया साइन क्या, नेगेटिव। बात क्लियर होगी? वैल्यू छोटी होगी तो नेगेटिव साइन, अगर सर वैल्यू बड़ी होगी तो फिर वही तो देखने लगे। आपके पास सपोज एक अगली मैंने एग्जांपल लिखी है, उसमें आपके पास क्या है जी 13,000। क्या है आपके पास 13,000। आपके पास एक नंबर है 13,000, इसको आपने लिखना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है कि एक नंबर होना चाहिए बिटवीन 1 एंड 10। अच्छा, आगे चलते हैं, तो आपके पास नंबर होना चाहिए बिटवीन 1 एंड 10। पॉइंट यहाँ पे मौजूद है आपके पास, फिलहाल पॉइंट नहीं है, तो यानी कि इसके लास्ट पे क्या आपके पास पॉइंट। अब पॉइंट को मैं मूव करता हूं 1, 2, 3, 4, कितने पॉइंट मूव किया, 4 पॉइंट, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या लिख दिया 1.3। ये तो बात समझ आ गई है कि 1.3 क्यों आया, ऊपर वाली सेम ही आपके पास रिपीटेशन आई है यहाँ पे। मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट मूव किए थे, 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट मूव किए, 4 पॉइंट, तो आपके पास आ गई 10 की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे सर +4 क्यों है, क्योंकि वैल्यू क्या थी, बड़ी। देखो ये लिखा है 0.013 और ये लिखा है आपके पास 13,000। कौन सी बड़ी वैल्यू है, 13,000। बात क्लियर रही ना? जब बड़ी वैल्यू आएगी तो प्लस में, और जब छोटी वैल्यू आएगी तो, बात क्लियर होगी। अच्छा, आपके पास आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी क्वांटिटी को, चाहे वो बेस क्वांटिटी है चाहे वो ड्राइव क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए आपके पास इस्तेमाल हो रही है, तो आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपके पास आपकी बुक में जो 4 चीजों को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद आपके पास है था
टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये 4 इंस्ट्रूमेंट आपकी बुक में है। सबसे पहले आता है जी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। 3 आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपकी, बल्कि 4 आपकी बुक में। सबसे पहले मीटर रूल, फिर उसके बाद आपके पास मेजरिंग टेप, फिर आपके पास आती है जी स्क्रू गेज, और उसके बाद आपके पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पहले आएगा, फिर आपके पास आएगा स्क्रू गेज। तो पहले सबसे पहले आता है मीटर रूल। मीटर, 1 मीटर, यहां से एक यहां से लफ्ज आपने कैप्चर करना है, मीटर। बेसिकली आपके पास होता क्या है, ये ऐसा एक रूलर है, एक ऐसा स्केल है जो कि 1 मीटर लंबा होता है। बाजार आपको कपड़ा लेने जाते हो, ऐसे करके मेजर करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। वो क्या करता है, ऐसे पकड़ता है कपड़ा, ऐसे करके मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो वो एक इतना जो लंबा होता है, आपके पास मेरा हाथ नजर आ रहा है, अब आ रहा होगा अब, तो ये इतना लंबा आपके पास जो स्केल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना होता है आपके पास, हाँ इतना आपके पास। ये जो इतना लंबा स्केल है, ये आपके पास किस लिए, आपके पास इतना जो लंबा ये स्केल है, ये आपके पास किसके बराबर होता है, 1 मीटर के, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 मीटर के। और एक और बात, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। यहाँ पे एक बात है उसने लिखी है कि 1 मीटर जो है वो बराबर होता है किसके, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर स्केल में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और एक और बात, 1 सेंटीमीटर को आपने और 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 सेंटीमीटर को और 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक वो जो डिवीजन किया आपने सेंटीमीटर की, वो आपके पास बराबर है 1 मिलीमीटर के, जिसे हम लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मार्क कर लें जी। सही है जी। आगे आपके पास आती है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप आपके पास बेसिकली, मेजरिंग टेप जो है वो ब्लैक स्मिथ वगैरह हो गए, मैंने एक ही लिखा है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ, उसके बाद कारपेंटर्स, ये सारे के सारे इस्तेमाल करते हैं, और ये मुख्तलिफ आपके पास साइजेस में पाया जाता है, ठीक है। आपके पास 10 मीटर, 20 मीटर और मुख्तलिफ आपके पास ये साइज में अवेलेबल होता है। अच्छा, आगे चलें तो आपके पास आगे आता है आपके पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इस चैप्टर का पहले जब आते थे इन चैप्टर में से लॉन्ग, तो एक लॉन्ग भी क्वेश्चन भी था आपके पास। तो मेजरिंग आपके पास वर्नियर कैलिपर की अगर बात करूं तो ये आपके पास बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर किसी भी चीज़ का मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर, इसके बाहर वाली जो साइड से अगर मैं इसका मेजरमेंट करता हूं तो ये आपके पास होगा एक्सटर्नल, बाहर वाली साइड से। और अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ, ये पीछे वो इसके बैग बाहर से बाहर निकाल के इसके अंदर वाली जो साइड है उसका डायमीटर मेजर करता हूँ, वो क्या होगा, इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो आपके पास इसका एक मेन स्केल है, ठीक है। 2 जार्स होते हैं, एक फिक्स और एक मूवेबल। ये मैंने रेड के साथ लिखा भी है, एक फिक्स है और एक आपके पास ये मूवेबल। मूवेबल आपके पास जो होता है वो अटैच होता है एक स्केल के साथ, जिसे आप कहते हो वर्नियर स्केल। बात क्लियर होगी। तो आपके पास 2 स्केल, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। अच्छा, आगे बात करें तो आपके पास वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन्स हैं वो टोटल 10 डिवीजन्स होती हैं। वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन्स। और आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अगर बात करें तो आपके पास लीस्ट काउंट अगर आपने फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से भी लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल टू द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, MS यानी कि मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन आपके पास मेन स्केल की 1 मिलीमीटर, ठीक है। जो आपके पास मीटर रूल की स्मॉलेस्ट डिवीजन थी वही आपके पास इसकी भी स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल की, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल वो आपके पास कितनी होती है, 10, 0 से लेकर 9 तक होती है। तो टोटल ओवरऑल कितनी होती है आपके पास, 10। उनको आप आपस में डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ये आपके पास लीस्ट काउंट है किसका, वर्नियर कैलिपर का। और इसे आप ये भी लिख सकते हो 0.01 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास बुक में लिखा है। आगे आपके पास आता है जीरो एरर। अच्छा, 2 स्केल है यहाँ पे, एक वर्नियर स्केल और एक आपके पास मेन स्केल। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, आपके पास बुक में लिखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब आप लोगों ने बात किया, अगर आपको नज़र सही क्लियर आ रहा है तो आपके पास 2 स्केल है, एक ये मेन स्केल जो कि मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, और वर्नियर स्केल मेरा जो है वर्नियर स्केल वो किससे मार्क्ड है, वो आपके पास ब्लैक से मार्क, ठीक है। अब एरर कब होगा, देखो मेन स्केल है,
उसकी भी कोई ना कोई क्या होगी, जीरो लाइन। वर्नियर स्केल उसकी भी कोई ना कोई जीरो लाइन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास अगर दोनों की जीरो लाइन आपस में मिल रही हो, ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे अगर मिल रही हो, ठीक है, तो आपके पास जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर मिल ना रही हो, कोइंसाइड ना कर रही हो, लफ्ज लिखा हुआ है आपकी बुक में कोइंसाइड, अगर ये आपस में मिल ना रही हो तो आपके पास क्या होगा, जीरो एरर। अच्छा, अगर मिल ना रही हो तो फिर आपके पास या तो इस तरफ होगी या तो इस तरफ। क्लियर हुई ना? या तो ये वाली वर्नियर स्केल जो कि मूवेबल है उसकी सुई या उसकी जीरो पॉइंट या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ। अच्छा, अगर इस तरफ होगा, फिर अगर इस तरफ होगा फिर देखते हैं। तो आपके पास ब्लू से जो मैं मार्क कर रहा हूं वो मैं मार्क कर रहा हूं मेन स्केल की, और जो ब्लैक से मैं मार्क कर रहा हूं वो मेरे पास क्या है जी, वर्नियर स्केल की। अगर आपके पास अगर आपके पास जीरो लाइन वर्नियर स्केल की, कौन सी लाइन, जीरो लाइन वर्नियर स्केल की राइट साइड पे हो, जीरो लाइन से किसके, मेन स्केल से, तो आपके पास कौन सा होगा, राइट पे किसकी हो, वर्नियर स्केल की जीरो लाइन, किससे, मेन स्केल के जीरो से, तो आपके पास कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट साइड पे हो तो नेगेटिव। आगे चलते हैं, आपके पास स्क्रू गेज है, तो इसका मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्क्रू गेज आपके पास ये भी एक समझ ले कि डायामीटर या इंटरनली या एक्सटर्नली मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास ये ज़्यादा एक्यूरेट है देन वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, तो मैं इसे सिंपल आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ये सारे के सारे को शॉर्ट के लिए। तो इसमें आपके पास एक पिच की डेफिनेशन आती है। होता क्या है बेसिकली, आपके पास ना इसके दो एक्स्ट्रा, एक आपके पास सर्ड होता है और एक आपके पास रॉड, ठीक है। आपके पास बेसिकली दो मुख्तलिफ हैं। ये आपके पास मूवेबल होता है, आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। अगर आप सपोज ऐसे पकड़ के इसको ऐसे से मूव करोगे और ऐसे से खोलोगे, ओपन करोगे, तो ये जो रॉड होगा आगे पीछे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो एक फिक्स होता है, तो जब ये आगे पीछे मूव करेगा, अगर आप ये सपोज एक ये रॉड और एक ये मार्कर, ठीक है, आपने ऐसे मार्कर प्लेस किया और यहाँ से इस रॉड को क्लोज कर दिया, तो आप इस तरह मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप इसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, आप कह लो कि सिंपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप इसे मूव करोगे तो आप इसे टाइट करोगे, ठीक है। इसे क्या करोगे, टाइट, यानी कि ये मूव करेगा क्लॉकवाइज, अगर मूव करोगे तो इस तरफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये स्पिंडल जो आपके पास सेंटर में है, सही है, बात क्लियर होगी। अच्छा, इसके ऊपर दो एक स्केल है, एक आपके पास ये इंडेक्स लाइन, ठीक है, और एक आपके पास सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब सर्कुलर स्केल की भी कुछ ना कुछ क्या होगी, जीरो लाइन, और इंडेक्स की भी कुछ ना, इंडेक्स जो लाइन है, अगर सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन इंडेक्स लाइन से मिल रही हो तो कोई जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ना मिल रही हो तो फिर जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल आपने यहाँ से याद रख लेना है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर, और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो अगर सेंटीमीटर्स में बात करें तो 0.001। आगे आपके पास आता है फिजिकल बैलेंस। बेसिकली फिजिकल बैलेंस आपके पास एक आपने बचपन में देखा भी होगा कि एक तकड़ी होती थी, ठीक है, एक एंड पे आप क्या करते थे, वो वट्टा वगैरह रखते थे, ठीक है, जिससे जैसे कि 1 किलो का वट्टा, 2 किलो के वट्टे, एक तकड़ी में 1 किलो या 2 किलो का वट्टा, और दूसरी तकड़ी में आप वो चीज़ रखते थे जिससे आपने क्या करना होता था, जिसका वेट करना होता था, ठीक है। तो वो हाथ में उसने पकड़ा था, यूजुअली एक साइड पे वो रखता था, तो वो जो प्लेटें होती थी उसे हम कहते हैं पैन, ठीक है। ये 2 पैन्स पे मुश्तमिल होता था, एक में आप नॉन मैस रखते थे, ठीक है, नॉन मैस जो मैस आप जानते हो, जो वट्टा जिसे आप सिंपल कहते हो, और एक में आप क्या करते थे, वो अननोन मैस रखते थे जिसकी आपने मेजरमेंट करनी होती थी, ठीक है। उसके बाद आता है लीवर बैलेंस। तो इसमें आपके पास एक लीवर होता था, एक ऊपर आप डिस्क कह लो, उसके नीचे एक आपके पास ऑप्शन, और यहाँ पे एक स्केल बना होता था, और यहाँ पे एक सेंटर में एक लीवर होती थी सुई की तरह, ठीक है, जो कि आपके पास कुछ इस तरह ऐसे मूव करती थी। अगर वो सपोज ये एक आपके पास जीरो लाइन, अगर ये आपके पास मूव करती करती ऐसे जीरो पे आके रुक गई,
तो बॉडी क्या हो जाती थी स्टेबल, जिससे आप क्या करते थे मेजरमेंट कर लेते थे। बेसिकली इसमें भी 2 पैन्स होते थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और नीडल के मुताबिक आप उसे एडजस्ट कर लेते थे। अच्छा, इनकी जो बातें हैं वो याद रखनी है आपने। 0.1 ग्राम इनकी एक्यूरेसी है कि ये 0.1 ग्राम तक, या लीज काउंट आप कह लो, वहाँ तक ये एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेते हैं। आगे बात करें लीवर बैलेंस की, तो लीवर बैलेंस का आपके पास लीज काउंट होता है 0.01। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बेसिकली आपके पास आजकल जो आप देखते भी हो बाज़ारों में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसमें डिजिट्स में आपके पास वेट आ रहा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टॉप वॉच की। अच्छा, इसका लीज काउंट भी आपने याद रखना है, वो क्या है 0.001 ग्राम। सिंपल आसान सा तरीका, इतना कोई मुश्किल नहीं है। पहले आ रहा है 0.1, फिर नीचे की तरफ आप मूव करते जाओ, एक जीरो को इंक्रीज करते जाओ पॉइंट के बाद, तो आपके पास लीज काउंट बनता जाएगा। स्टॉप वॉच की बात करें तो ये 2 टाइम इंटरवल के दरमियान टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच आपके पास इस्तेमाल होती है। 2 किस्म की स्टॉप वॉच हैं, एक डिजिटल और एक इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जाहिर सी बात है डिजिटल जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है देन मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल में आपके पास बेसिकली नीडल्स वगैरह होती हैं, डिजिटल में आपके पास डिजिट्स होते हैं जिसमें जिनका इस्तेमाल करते हो आप मेजरमेंट करते हो। और मेजरिंग सिलेंडर आपके पास आता है, तो मेजरिंग सिलेंडर में आपके पास बेसिकली आप वॉल्यूम मेजर करते हो। सही है, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का, कि एक बॉडी कितनी कह लो कि हुज्जम रखती है, उस चीज़ को आप मेजर करते हो मेजरिंग सिलेंडर में। बेसिकली आप पानी डालते हो, समझ लो इसी तरह एक आपने ट्रांसपेरेंट सा जग लिया, ठीक है, जग टाइप, उसके अंदर आपने पानी डाल लिया। अब इसके ऊपर स्केल होता है एक, ठीक है, वो मुख्तलिफ स्केल होते हैं, मुख्तलिफ कैपेसिटी के मुताबिक आपके पास, जैसे कि लेबॉर्ट्रीज में 250 मिलीलीटर से लेकर आपके पास, और इसकी रेंज मेरे ख्याल से 1000 मिलीलीटर्स तक जाती है। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ रेंज के आपके पास ये मेजरिंग सिलेंडर्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सही है जी, बात क्लियर होगी। आप क्या करते हो, सिंपल एक लेवल तक पानी डाल लेते हो, उसके बाद आपने जो भी चीज़ मेजरमेंट करनी है उसको जब उसके अंदर ड्रॉप करते हो तो पानी की लेवल जो है वो अप होता है। ठीक है, जब पानी का लेवल अप होता है तो आप क्या कर लेते हो, उनके दरमियान डिफरेंस फाइंड कर लेते हो। पहले पानी का लेवल कुछ होगा, बाद में पानी का लेवल कुछ होगा, तो बाद वाले को पहले वाले में से सबट्रैक्ट कर दे। सपोज आपका पहले पानी का लेवल था 100 मिलीलीटर, ठीक है, बाद वाला जो हो गया वो आपके पास हो गया 150 मिलीलीटर, तो आप क्या करोगे 150 में से 100 निकालोगे तो आपके पास आ गया फाइनल आंसर 50 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर लेते हो, मेजरमेंट कर लेते हो किसी भी चीज़ की। उसके बाद आपके पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट आउटपुट डिजिट इज नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। कि दुनिया में जितने ऐसा डिजिट जिसके बाद आप कहो कि हाँ भाई इससे आगे क्या हो सकता है, वो वाला जो डिजिट है वो आपके पास, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी आपके पास लिखा हुआ है 100, ठीक है, अब 0 ये आपके पास लिखा है। अब सपोज ये आपके पास, ये तो ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट है सारे के सारे, ठीक है, सपोज अब 0 के बाद क्या होगा, हो सकता है आप कई दफ़ा होता है ना, आप कैलकुलेशन करते हो, आपके पास इतना लंबा चौड़ा आंसर आता है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास आंसर आया 1.3333, आप इसकी जगह लिख देते हो 1.34। अब हमारे ज़हन में ये सवाल आएगा कि 3, 4 के बाद फिर क्या आएगा, ठीक है, और 5 के बाद फिर क्या आएगा, या 4 के बाद अगला जो नंबर होगा, सपोज वो 5 आ गया, आपको पता चल गया, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो जहाँ पे जाके आपकी डाउट शुरू हो जाते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो हमने बेसिकली पढ़ा उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको साथ साथ बता दी। लीज काउंट, वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन, स्क्रू गेज की डेफिनेशन, आपके पास स्टॉप वॉच की डेफिनेशन, मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, ये जो है, और फिजिकल बैलेंस, इसमें बीम बैलेंस की भी डेफिनेशन आती है, वो भी आप मार्क कर लीजिएगा। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने एक्सरसाइज के MCQ ज़रूर कर लेना, और एक आपको प्रीफिक्स के टेबल में से MCQs आते हैं, और उसके बाद आपके पास जो है जी एक आपको मिल जाएगा पेज नंबर 4 या 3 पे साइड इन्फॉर्मेशन में, मिनी एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से, या साइड इन्फॉर्मेशन बॉटम पे आपको राइट साइड पे एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कि 1 लीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, ये जो साइड इन्फॉर्मेशंस हैं इनमें से आपके पास MCQs बन सकते हैं। बाकी लास्ट पे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
if you really like my video, then you have to subscribe if you really want to watch my upcoming video. So अगर आपको वाकई मज़ा आया मेरी वीडियो देखने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिला झिझक जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।